साथियों, चाइना और जापान में एक नई टेंशन शुरू हो चुकी है। चाइना और जापान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में वहां पर जापान के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है, चाइना उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। मतलब अभी तक मुंहतोड़ी चल रही थी, अब बात आ गई है टारगेट लॉक करने की। अभी रिसेंटली एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया है कि हो सकता है कि भाई ईस्ट एशिया में भी कोई एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पर शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में रसिया भी एंट्री मार चुका है। रसिया चाइना के सपोर्ट में एंट्री मारा हुआ है, तो अब जापान के सपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है अमेरिका आएगा। लेकिन अभी यही है बात कि अमेरिका के ट्रंप का कोई बयान इस पर नहीं आया है। साथियों, अभी जो घटना हुई है वो ये थी कि चाइना जो है बहुत ही अग्रेसिवली जापान के चारों तरफ एक्सरसाइज कर रहा था, सैन्य अभ्यास कर रहा था। उसी बीच जापान के कुछ फाइटर जेट्स वहां पर दिखे। चाइना ने उन दोनों फाइटर जेट्स को रडार लॉक कर दिया। अब उन दोनों फाइटर जेट्स के जब रडार लॉक हो गए तो अफरा तफरी सी मच गई। फाइटर रडार का लॉक होना मतलब आप ऐसे समझो कि जस्ट अटैक के एक स्टेप पीछे का कदम। जब फाइटर जेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है तो कोई फाइटर जेट जब निशाना बनाना होता है, उसको अटैक करना होता है, तो उसके रडार को लॉक किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप समझिए जैसे कि आपके सामने ये कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो इसको टारगेट बनाए पहले, उसके बाद इसका रडार लॉक कर दिए। रडार लॉक होना मतलब कि अब ये जहां जहां भी मूव करेगा वो लॉक रहेगा, टारगेट फिक्स हो गया। अब टारगेट फिक्स होता है तब उसके बाद फिर फायर छोड़ा जाता है। फायर छोड़ दिया जाता है तो ये कहीं पर भी जाएगा, कैसे भी घूमेगा, ये गाइडेड होता है रडार लॉक होने के बाद, तो वो उसी की दिशा में मिसाइल जाएगी और उसके बाद अटैक करेगी। आपने फिल्मों वगैरह में बहुत बार ऐसी चीज़ें सिचुएशन देखी होंगी। तो इससे बचने के लिए अमूमन बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। वो काबिलियत पर भी डिपेंड करता है फाइटर पायलट का, किस प्रकार से उसकी काबिलियत है। कई बार वो फ्लेयर्स छोड़ देता है। फ्लेयर्स छोड़ने का मतलब, चूंकि जो मिसाइल्स आती हैं वो हीट को ऑब्जर्व करते हुए आती हैं, हीट को, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती हैं। तो जब ये रडार लॉक किया उसके बाद वो इसके पीछे मिसाइल आ रही है, तो जब वो फ्लेयर्स छोड़ देते हैं, फ्लेयर्स में मतलब कि आग जैसे ऐसे फुलझड़ियाँ छोड़ देती हैं, तो ये यहाँ पर ये मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है और उन फ्लेयर्स में जाकर भिड़ जाती है। लेकिन फ्लेयर्स वगैरह भी लिमिटेड मात्रा में ही होते हैं, तो उसको भी बहुत कम ही मात्रा में यूज़ किया जाता है क्योंकि कई बार बचना होता है फाइटर पायलट्स को। खैर, वो सब तो युद्ध की बात है। अभी के सिचुएशन में यहाँ पर ये हुआ था, जापान के 2 फाइटर जेट का यहाँ रडार लॉक कर दिया गया था। मतलब जस्ट अटैक ही करने जा रहा था चाइना। तो ये सिचुएशन जब आ गई तो ऐसे में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान आया। उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, चाइना को कहा कि सुधर जाओ, ऐसी हरकतें अब दोबारा ना करो, क्योंकि ये होना मतलब आपको आपके अग्रेशन को दिखाता है कि आपकी सोच क्या है। आप अटैक करने जा रहे थे फाइटर प्लेन को, अगर अटैक हो जाता तो फिर बहुत ही बुरा हो जाता। ऐसे में जापान की तरफ से और चाइना की तरफ से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और इसी बीच रसिया भी अब कूद पड़ा है। तो आइए डिटेल में मैप से जान करके और अच्छे से जानकारी इसको गैदर करते हैं कि यहाँ पर ये विवाद इस रीजन में क्यों छिड़ा हुआ है, किस द्वीप को लेकर छिड़ा हुआ है। तो अगर आप इधर एशिया का मैप देखोगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर ये बड़ा सा चाइना है। आप देखिए चाइना का साइज देखिए, ये चाइना कंट्री है, इतनी बड़ी इसकी साइज है। आप देखिए चाइना जो है ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा देश है ये चाइना। अब चाइना इतना बड़ा देश है, अब आपको दिखाता हूँ जिससे ये युद्ध चलने के लिए जिससे सिचुएशन बनी, वो सिचुएशन बनाया है ताइवान। ताइवान ये छोटा सा देश है और भी छोटा ही है, इतना बड़ा ये देश है ताइवान। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये है जापान, ठीक है ना, ये जापान है। कहाँ चाइना, कहाँ जापान और कहाँ ताइवान। यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनती है कॉन्फ्लिक्ट ये बनती है ताइवान की वजह से। ताइवान को कब्जा करना चाहता है चाइना, ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, जबकि ताइवान खुद चाइना को अपना पार्ट मानता है। थोड़ा सा सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि ताइवान आज के टाइम पर, या कहें कि पहले से ही, शुरुआत से ही चाइना को अपना पार्ट मानता आया है। कह रहा है, इसका कहना यह है कि चाइना हमारा हिस्सा है और चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। यूएन में भी अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज ए कंट्री ताइवान। ताइवान को चीनी ताइपे कहते हैं। भारत भी एज ए कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज किया है अभी तक ताइवान को। लेकिन ताइवान पर जब कब्जा करने की बात आती है तो इधर से जापान धमकियां देता है कि अगर ताइवान पर अटैक किए तो हम खुल करके आ जाएंगे सामने ताइवान की रक्षा के लिए। ताइवान की ही रक्षा के लिए अमेरिका भी धमकियां देता रहा है। जो बाइडेन के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा धमकियां मिला करती थी। अभी ट्रंप थोड़ा सा नरम पड़े हुए हैं, ट्रंप बिजनेस माइंडेड आदमी है, ये थोड़ा सा चाइना के मतलब थोड़ा सपोर्ट में दिख रहे हैं, चाइना से धंधा वाला काम करने की कोशिश में रहते हैं। भले से कैमरे पर बड़बोलापन देखते हैं, लेकिन जितना अग्रेसन जो बाइडेन के टाइम पर चाइना को लेकर के था, चाइना पर ताइवान को लेकर के, उतना अग्रेसन अभी ट्रंप के टाइम पर नहीं दिखा है ताइवान वाले मुद्दे को लेकर। टैरिफ वाला मुद्दा या बाकी चीज़ें हैं उसको तो देखते रहते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ताइवान को लेकर जापान क्यों चिल्लाता है, क्या पड़ोसी इतना मित्रता? नहीं, इसमें इसका भी कुछ बेनिफिट है, इसका भी कुछ छुपा हुआ राज है। राज क्या है? एक्चुअल में जापान और ताइवान के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और इन बहुत सारे द्वीपों में से कुछ द्वीप जापान का है और कुछ द्वीप जापान का जो था उस पे यूएसए का एयरबेस है। और यूएसए का अब तक का मतलब इस रीजन में सबसे बड़ा जो एयरबेस है वो यहीं पर है। वो एयरबेस का नाम है ओकिनावा। तो ये जो ओकिनावा एयरबेस है ये जापान के कब्जे में था, लेकिन इसको अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। और जब ये एयरबेस बनाया हुआ है तो मतलब अब इंटरनेशनल लाइन जो है, इंटरनेशनल लॉ होता है बॉर्डर का, वाटर का बॉर्डर, कि मतलब अगर आपका द्वीप भी है तो उससे भी 200 किलोमीटर तक का जो रीजन होगा वो आपके दायरे में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ताइवान पर कब्जा कर लेता है कल को चाइना, तो चाइना इस रीजन में आ जाएगा और ये जो बॉर्डर हिस्सा है ये डायरेक्टली जापान को टच करेगा। तो इससे जापान को खतरा आएगा। अभी चाइना यहाँ पर सिमटा हुआ है, तो चाइना यहाँ पर सिमटा हुआ है, लेकिन जब ताइवान कब्जा करेगा तो ताइवान से 200 किलोमीटर आगे तक इसका बॉर्डर आ जाएगा, वाटर लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के अनुसार। तो इसीलिए ये ओकिनावा द्वीप को लेकर के ये अपना प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कल को चाइना यहाँ पर आया, फिर चाइना ये कब्जा करेगा, चाइना ये करेगा, फिर ये करेगा, मतलब चाइना घुसता चला जाएगा। और विस्तारवादी नीति से चाइना से सभी परेशान है। चाइना ऐसा देश है जो लगभग 17 देशों से कॉन्फ्लिक्ट में लगातार, मतलब उससे बॉर्डर टेंशन बना हुआ है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इधर ताइवान हो, चाहे इधर साउथ कोरिया, जापान हो, फिलीपींस हो, मतलब इन सब से ये इसका बॉर्डर टेंशन लगा रहता है। इंडिया हो, ठीक है ना, ऊपर मंगोलिया या हर जगह पर। अब अगर ओकिनावा आइलैंड से ताइवान की दूरी देखें तो मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और जापान का 70% से ज़्यादा जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, इसी रूट से होकर गुजरता है। तो कल को अगर ताइवान पर कब्जा हो गया, उसका इंटरनेशनल लाइन बढ़ गया, तो जापान को व्यापार करने में भी दिक्कत होगी। तो जापान इन सब वजहों की वजह से नहीं चाहता है कि ताइवान पर चाइना अटैक करे। तो अभी ताज़ा सिनेरियो ये हुआ कि चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है लियो ओनिंग। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ वहां पर बड़ी मात्रा में सैन्याभ्यास कर रहा था और उसी सैन्याभ्यास के दौरान जब वहां पर निगरानी करने के लिए जापान अपना F-15 फाइटर जेट भेजा अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए, तो पता चला उनके फाइटर जेट को रडार लॉक कर दिया गया, टारगेट बनाया गया अटैक करने के लिए। मतलब ये एक अग्रेशन टाइप का होता ना, कि मतलब आप समझो कि जैसे जैसे कोई है, दो लोगों में अभी विवाद चल रहा है, जमीनी मामला चल रहा है, वो अपने बॉर्डर की तरफ है, वो अपने तरफ है ना, खेत वाला विवाद है, आप ऐसा नॉर्मल समझो। उसके बाद वो जाता है, उसके बाद उधर की तरफ ऐसे डंडा दिखाता है और कहता है मारेंगे, है ना, सामने वाले को। तो जब मारेंगे या डंडा दिखा रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अग्रेशन दिखा रहा है। ये क्या मतलब है भाई? तुम अपना अभ्यास कर रहे हो, अपने खेत में कर रहे हो, तो अपने खेत में जो करना हो करो, उसके बाद चले आओ सीधे से। लेकिन तुम जा करके ये कह रहे हो कि डंडा दिखा करके मारेंगे अगर आओगे तो ये अग्रेशन हुआ। यही अग्रेशन की शिकायत कर रहा है जापान कि यहाँ पर वो हमारे फाइटर जेट्स के रडार को लॉक करके हमको धमकियाँ दे रहे थे कि हम कभी भी फायर कर सकते हैं, जो भी हो। खैर, अभी के टाइम पर जापान पर ट्रंप साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। कारण यह है कि ट्रंप ने इस हिसाब से एक्सप्लॉइट किया जापान को, जापान से डील वगैरह ज़बरदस्ती करा दी कि वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा, उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया। अब वहाँ पर एक नई प्रधानमंत्री आई हैं, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री। अब वो थोड़ा सा नर्म भी पड़ रही हैं, हालांकि उनकी तरफ से बयान आया हुआ है जापान को लेकर कि जापान जो है ये गलत हरकतें कर रहा है, अगर ऐसा जारी रखता है तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। और जब अभी कार्रवाई तू मैं मतलब चल रही है कई दिनों से ही, ताइवान को लेकर के भी और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में भी। अब सवाल यही आता है कि ट्रंप जो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट बने रहते हैं, हर मुद्दों पर जाकर के वो बोल देते हैं, इस मुद्दे पर शांत क्यों है? जबकि आज के 70 साल पहले अमेरिका ने ये वादा किया था जापान से कि तुम सारे हथियार वगैरह छोड़ दो, अपनी सेना वगैरह मत बनाओ, हम तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। जब हिरोशिमा नागासाकी पर इन्होंने परमाणु बम छोड़े थे, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसी टाइम जापान से डील हुई थी कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका करेगा। तो 70 साल से जापानी लोग बढ़िया आराम से जी खा रहे थे, अपना बिजनेस काम धंधे पर ध्यान दे रहे थे और उन्होंने इकोनॉमी भी बढ़ाई बहुत अच्छा। लेकिन अब आज के टाइम पर चाइना अग्रेसन दिखाता जा रहा है। तो अब ऐसे में अमेरिका का शांत होना ये दर्शाता है कि जापान को अपनी तैयारियां खुद करनी चाहिए। नियर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसको लेकर के जापान में प्रिपरेशन भी चल रही है। जापान कह रहा है कि हम भी न्यूक्लियर डील करेंगे, बहुत सारे देशों से न्यूक्लियर वेपन पर काम करेंगे और भी चीज़ों से, हथियारों की डील करेंगे। पिछले 70 सालों से ये काफ़ी शांत रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये तेज़ी से अब अपना सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं हो तो फिर नहीं बढ़ा सकते हो अचानक से, पैसा होना चाहिए। सऊदी अरब को देख लो,
सऊदी अरब वगैरह के पास इतना विशाल का सेना, या कभी कोई सुने नहीं होंगे कि बहुत ब्रेवरी वाला काम किए होंगे या पास्ट में, लेकिन अब देखो पैसा है, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, कभी अमेरिका से कभी किसी से, तो ये अचानक से अपना सैन्य ताकत बढ़ा लिए। पैसा होना चाहिए कुल मिलाकर के, है ना। खैर, अब इसी बीच बात ये आती है कि अब अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर इसी में कुछ होता है, लद्दाख के सेक्टर में या फिर कहीं पर कुछ होता है, तो इंडिया को सीख लेनी चाहिए। इंडिया को सीख लेना चाहिए कि कोई नहीं आने वाला है, ना अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा, और अमेरिका तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही कैसे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका तो बिल्कुल बीच बचाव में आएगा ही नहीं। तो इसलिए चाइना के लेवल की अपनी तैयारियां भी करनी चाहिए। तो इसलिए चाहे फाइटर जेट की डील हो, चाहे वो सुखोई 57 का डील हो, या रशिया से रिलेशन हो, ये सब हमें मजबूत करके देखना होगा। इस सब पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और 1 मिनट का ये ऑडियो है, इसको जरूर सुनकर जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होंगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।